अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करेंगे शुरू में ज़रा पाकिस्तान की। जी हाँ, पाकिस्तान जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जी आज 25 दिसंबर है और एक तरह से क्रिसमस डे है, जिसको कि हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि जी कायदे आज़म डे कहा जाए। यानी कि मिस्टर जिन्ना जो थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी के को लेकर कहा ये जा रहा है कि जी जिन्ना डे है और क्रिसमस डे जो है वो ज़रा कम कम ही बताया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी है, आज 25 दिसंबर है और अगर हम इसको क्रिसमस डे कर लें तो भी सही है, जिना डे कर लें तो भी ठीक है। जो भी जिसका जो मन करे या जिसका जो दिल करे वो कर सकता है, अपनी मर्जी है। लेकिन बात मैं करूंगी आज के तकरीबन ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि 77 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए या पाकिस्तान को क्रिएट किए हुए। और अभी 2 दिन पहले महाजिर कौमी मूवमेंट कराची की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके लोग जो हैं वो काफी हमें गवर्नमेंट में भी अक्सर दिखाई देते हैं, बल्कि जो छोटी छोटी पार्टीज जिनसे मिलाकर कोई भी जो है वो गवर्नमेंट खड़ी की जाती है। और इसमें जो है वो एमक्यूएम का बहुत रोल रहता है। इससे पहले अल्ताफ हुसैन इनके लीडर हुआ करते हैं या हुआ करते थे, और अब तो खैर वो लंदन वंदन चले गए। लेकिन बात सारी ये कि इनके कई हिस्से हो गए, हिस्से बकरे जिसको कहते हैं कि हो गए पार्टी के। लेकिन बहरहाल ये मुहाजिर जो आए थे हिंदुस्तान से पाकिस्तान, ये उनकी पार्टी कहलाती है, या इन्होंने नाम वो रख दिया है मुहाजिर कौमी मूवमेंट, अपनी अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका। अब उसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग मुहाजिर ही हों, कई दूसरी जो लोग हैं जो पहले से पाकिस्तान में थे, या कोई सिंधी पंजाबी या पठान जो हैं वो भी इनकी पार्टी में है। खैर मैं इनकी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी एमक्यूएम वालों ने जो है 2 दिन पहले कराची में सेलिब्रेट किया महाजिर कल्चर डे। मतलब ये क्या होता है, यानी कि महाजिरों का सकाफती डे ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये महाजिर कल्चरल डे जो है वो क्या होता है भला, मतलब हमारी पहचान क्या है। जैसे हम अगर सिंधी सकाफत का डे बनाते हैं, या पंजाबी बनाते हैं, पख्तून बनाते हैं, केपी के या पठानों का बनाते हैं, पख्तून का बनाते हैं, तो उसमें हमें कुछ समझ में आता है कि ये उनके एरिया से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनके एरिया में क्या चीज क्या किस तरह के खाने बनते हैं, किस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, किस जबान में बात करते हैं, और जो भी उनके तौर तरीके हैं उस डे पे जो है वो उसको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और इस तरह से वो पंजाबी या पख्तून या बलोच या सिंधी, और इस तरह से वो कल्चरल डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब मुझे क्या कोई ये बताना पसंद करेगा कि हम अगर हम महाजिर कल्चर डे मनाएं तो वो क्या है। इसका तो मतलब यही है कि आप हिंदुस्तान की सकाफत को फिर सेलिब्रेट करेंगे, हिंदुस्तान की सकाफत बताएंगे, और आपको बतानी भी चाहिए, इसलिए कि मुहाजिर क्या है। मुहाजिर वो हैं, यानी कि जिनको के कहा जाता है कि जो भारत से यहाँ आ गए थे 1947 में, अपने घर बार सब छोड़कर, और उसके बाद यहीं होके रह गए। और यहाँ के लोगों ने आज तक 77 ईयर्स के बाद भी मुहाजिर ही कहते हैं। यानी ये वो मुहाजिर है जिनको शायद कभी पाकिस्तान ने अपनाया ही नहीं, और हमेशा यही कहा गया। मैं खुद मुहाजिर हूँ, मेरे पेरेंट्स भी सभी जानते हैं कि इलाहाबाद या प्रयागराज कड़ा वहां से आए थे मेरे फादर, और मेरी मदर जो थी वो दिल्ली से आई थी। और अभी तक हमें मुहाजिर ही कहा जाता है, बल्कि उससे भी एक स्टेप आगे बाज दफा लोग चले जाते हैं, और जब वो मेरी उर्दू की या हिंदी की एक्सेंट सुनते हैं तो मुझसे पूछते हैं क्या आप हिंदुस्तानी हैं, और हमें जवाब में हाँ कहना होता है। हम अब बचपन से मैं ये सुनती आ रही हूँ, और मुझे पहले समझ नहीं आती थी कि आखिर लोग मुझसे ये क्यों पूछते हैं कि क्या आप हिंदुस्तानी हैं, और हम जवाब में हाँ क्यों कहते हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। फिर हम अपने आप को हिंदुस्तानी कहा कहने के लिए हाँ क्यों करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि हम वो लोग हैं जो वहां से यहाँ आ गए थे, और यहाँ के लोगों ने हमारे ऊपर जो एक कह लीजिए एक लेबल लगा दिया है, वो ये है कि हम मुहाजिर हैं, और शायद हम सारी उम्र मुहाजिर ही रहेंगे। यानी ये मुल्क जरूर हमारा है, हम यहाँ पर पैदा हुए हैं, हमारे पेरेंट्स जो है वो हिंदुस्तान छोड़कर यहाँ आए थे, लेकिन वो भी मरते दम तक मुहाजिर है, और शायद हम भी मरते दम तक मुहाजिर ही रहेंगे, और हमें कभी भी अपनाया नहीं जाएगा। लेकिन
बहरहाल ये जो कल्चरल डे की बात मैं कर रही हूँ कि जो मनाया गया उसमें जितने एमक्यूएम के लोग हैं, क्या वो मुझे कोई डिटेल्स बता सकेंगे? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने उस डे को किस तरह से सेलिब्रेट किया है? कौन सी ऐसी बात है जो आपने बताई कि मुहाजिर जो है उनमें होती है? और जैसे कि मैंने कहा कि अगर सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोची हो या पख्तून हो, तो हमें बात समझ में आती है कि उनके यहाँ लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती है, वो बात कैसे करते हैं, वो खाने कौन से बनाते हैं, वो ड्रेसअप कैसे होते हैं। लेकिन मुहाजिर जो है, जो अपने आप को अभी तक बड़ा प्राउडली मुहाजिर कहते हैं, वो कल्चरल डे अगर मना रहे हैं तो वो क्या करेंगे? क्या वो साड़ी पहनेंगे? क्या वो तिलक लगाएंगे? क्या वो बिंदी लगा सकेंगे? क्या वो कहेंगे कि हाँ हमारी जुबान जो है वो हिंदुस्तानी जुबान है? क्या वो ऐसा कहेंगे? क्या करें कर रहे होंगे? लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जिन्होंने बनाया, जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खास तौर पे मुहाजिर, उनको आज तक इस कंट्री ने मुहाजिर ही बना कर रखा है। उसके बाद आ जाते हैं जी अहमदियाज या फिर कादियानी, जो कि बहुत बढ़ चढ़कर, मैंने सुना है कि 1947 में उन्होंने बहुत रोल प्ले किया था और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उनका कहना था कि जी पाकिस्तान बनाने में उनका बहुत रोल है। उनके साथ हमने क्या किया? जब पाकिस्तान बन गया तो सबसे पहले हमने उनको काफिर डिक्लेयर किया। हमने उनसे कहा कि जी आप मुस्लिम नहीं है। उसके बाद भी हमारा दिल नहीं भरा तो हमने उनको इस हक से भी महरूम कर दिया कि वो अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें, वो कोई कुर्बानी कर सकें। उन्हें हमने इंसान ही समझना छोड़ दिया। यहाँ तक कि जब उनके कब्रिस्तान में जाकर कब्रें तोड़ी जाती हैं, उनकी डेड बॉडीज को बाहर निकाला जाता है, घसीटा जाता है, उनके घरों पे पत्थर मारे जाते हैं, वो जिस तरह से डरे सहमे यहाँ पर रहते हैं, तो वो सोचते तो जरूर होंगे कि क्या ये वो पाकिस्तान है जिसके लिए उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, या जिसके लिए उन्होंने इतनी एफर्ट्स की और उन्होंने बड़ी कोशिश करके ये पाकिस्तान हासिल किया। क्या इसलिए किया था कि यहाँ पर उनको जीने का हक तो हम नहीं दे रहे लेकिन मरने के बाद भी नहीं छोड़ रहे? जी हाँ, ये तो वो जरूर सोचते होंगे और मेरा ख्याल है उनको सोचना भी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जी बांग्लादेश के लोग, यानी कि बंगालीज। हमने सुना था कि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स की, उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया कि पाकिस्तान बनना चाहिए। और उसके बाद बांग्लादेश के लोग, या उस वक्त तो खैर वो पाकिस्तान का हिस्सा थे, हमने उनके साथ क्या किया? हमने जगह जगह उनकी इंसल्ट की, जगह जगह उन्हें ये बताया कि तुम भूखे बंगाली हो, तुम काले सूखे ठिगने, पता नहीं क्या कुछ हमने उन्हें बोला, जो कि हमारे सीनियर्स बताते हैं। आप सुन लीजिए, हसन निसार साहब से सुन लीजिए, परवेज हुद भाई से सुन लीजिए, और कई दूसरे सीनियर्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि उनके साथ क्या कुछ किया जाता था। हसन साहब तो कहते थे उनके साथ जो स्टूडेंट्स थे बंगाल के, उनके साथ किस तरह बिहेव किया जाता था, वो साफ बताते हैं। तो ये वही लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बहुत आगे आगे रहे। उनके साथ पाकिस्तान ने ये किया, या पाकिस्तान के लोगों ने ये किया। तो पूछना ये था कि यही सब चीजें लेने के लिए, या यही सारा बिहेवियर, या इसी तरह की तकलीफें या परेशानियां उठाने के लिए आपने ये मुल्क बनाया था? और उसके बाद बांग्लादेश के लोग तो चले, हम उनकी तो हमसे जान छूट गई। उन्होंने तो 71 में वॉर जो हुई, अब चाहे भारत ने उनकी मदद की हो ना की हो, हमारी गलती हो उनकी गलती हो, जिसकी भी थी, बहरहाल उनको एक अपनी कंट्री मिल गई, वो वहां चले गए। ये और बात है कि अब एक बार फिर उनके पेट में दर्द होने लगा है और वो दोबारा से अब ऐसा लग रहा है कि भारत के साथ वो पंगे लेना शुरू कर देते। वैसे ही तो बड़ी पुरानी बात है, अब पुरानी कहावत है कि कहा जाता है हमारे यहाँ, हजरत अली का कौल है कि जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से बचो। यानी आप अगर किसी के ऊपर एहसान करते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो चाहे कोई कंट्री हो, वो पलट कर आपको नुकसान जरूर करता है। और यही हमने अपनी लाइफ में भी देखा है। मैंने भी जिंदगी में अगर कभी किसी की मदद की या जब भी मदद की, उस इंसान ने पलट कर मुझे डसा जरूर है, या मेरे खिलाफ जरूर बात की है, या मुझे नुकसान जरूर पहुंचाने की कोशिश की है, या पहुंचाया भी है। लेकिन ऐसा मैं अकेली नहीं हूं, ऐसे बहुत से लोग होंगे। आप लोगों में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, उनमें से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे
کہ آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں کسی کی مدد کی ہوگی، بہت زیادہ مدد کی ہوگی، اور اس کے بعد اس انسان نے پلٹ کر آپ کو اس کا صلہ یہ دیا ہوگا کہ الٹا آپ کے ہی خلاف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز کی ہوگی۔ اسی طریقے سے بھارت نے جو ہے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جو ہمیں بتایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ہمارے کئی انڈین دوست جو ہیں وہ تو ابھی تک اپنے ٹی وی چینلز پہ اور اپنے یوٹیوب چینل پہ گلے پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں کہ جی بنگلہ دیش تو ہم نے بنایا، بنگلہ دیش کی مدد ہم نے کی۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ بنگلہ دیش بھارت کے ساتھ کیا کر رہا ہے، یعنی کہ بھارت کو تو ایک طرح سے بھارت کا تو ان کو احسان ماننا چاہیے کہ جی انہوں نے بنگلہ دیش بنا دیا۔ کچھ ٹائم تو صحیح رہا، جب تک شیخ حسینہ کی گورنمنٹ تھی تب تک تو بہت چوڑے ہو کے گھوما کرتے تھے، پھرا کرتے تھے، اور بہت کہنا چاہیے کہ بھارت کی تعریفیں ہوتی تھی۔ لیکن شیخ حسینہ کے جاتے کیا ہوا، ایک دم سے بنگلہ دیش نے بھارت کے ہی خلاف محاذ کھول لیا۔ جس طریقے سے وہاں پر مائنورٹیز کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے، اور ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، انہیں مارا پیٹا جا رہا ہے، یا جو بھی ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، یہ دیکھ کر کم از کم مجھے تو حیرت نہیں ہوتی۔ مجھے حیرت کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے حیرت اس لیے نہیں ہوتی کہ بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا نا، کہا جاتا تھا کہ جی بنگلہ دیش اور پاکستان تو پہلے ایک ہی تھے، تو ظاہر ہے اگر پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے اوپر بنا ہے اور ہم نے کہا کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہم کسی اور ریلیجن کے ساتھ نہیں رہ سکتے، مسلمان ہی مسلمان ہونے چاہیے، تو بھلا بنگلہ دیش ہم سے الگ کیسے ہو سکتا ہے؟ بنگلہ دیش بھی تو ہمارا ہی حصہ تھا نا، ہمارے ساتھ ہی تھا وہ۔ اور یہ تو بعد میں 71 کی وار کے بعد ہوا کہ بنگلہ دیش ایک الگ کنٹری بن گیا، اور بنگلہ دیش کے لیے کہا گیا کہ جی اب وہاں پر بڑا امن ہے، وہاں پہ مائنورٹیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ زیادہ دن چلا نہیں۔ اور جیسے ہی شیخ حسینہ کی گورنمنٹ گئی، ہم نے دیکھا کہ کس بری طرح سے جو ہے مائنورٹی کے اوپر اٹیک شروع ہو گئے، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے پنجرے میں بند کر رکھا تھا، اور جیسے ہی وہ پنجرہ کھلا تو اس کے اندر سے سارے جانور باہر آ گئے، اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے دوسروں کو جو چلتے پھرتے لوگ ہیں ان کے اوپر اٹیک شروع کر دیا۔ ورنہ اتنے ٹائم سے تو ساتھ ہی رہ رہے تھے نا، تو اس وقت کیوں اس قسم کی نیوز ہم تک نہیں آئی، کیوں ہم نے نہیں سنا؟ اور ایک دم سے گورنمنٹ چینج ہوتے ہی، جیسے ہی یہ محمد یونس صاحب آئے ہیں، اس کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور ساتھ ہی انہوں نے شاید یہ میسج بھارت کو بھی دے دیا کہ جی بھارت اب ان کا دوست نہیں ہے، یا وہ بھارت کو اپنا دوست نہیں سمجھتے۔ بھارت کو یقیناً اب خیال آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیا تھا، انہوں نے کس طرح کے لوگوں کی کنٹری بنائی جو اس وقت انہی کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، یہاں ہم بنگلہ دیش کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھے، ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان کے 77 ایئرز کے بعد بھی اس وقت تک پاکستان بنا تو لیا لیکن چلانا نہیں آیا۔ ہماری جتنے بھی پالیٹیشنز آئے، جتنے بھی بیوروکریٹس آئے، ٹیکنوکریٹس آئے، یا ہماری ایجنسیز، ہماری آرمی اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ان کو آتے ہی ان کو یہ لگا کہ شاید پاکستان لوٹ مار کے لیے بنایا گیا ہے، شاید پاکستان ان کی پرسنل پراپرٹی ہے جس کو کہ انہوں نے صرف نوچنا ہے، اس کو صرف لوٹنا ہے، اس کو صرف اس سے پیسے بنانے ہیں، اور اس کے بعد اپنی فیملیز کو جو ہے انہوں نے کسی بھی دوسری کنٹری بھیج دینا ہے اور آرام سے عیش کرنے ہیں۔ پاکستان چلانا کیسے ہے یہ ان کو کبھی آیا ہی نہیں، یا پھر شاید انہوں نے کوشش ہی نہیں کی۔ اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ جو ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں ہے اس میں صرف 5% اسٹوڈنٹس یا 5% پاپولیشن ایسی ہے جو کہ صحیح تعلیم حاصل کر رہی ہے، یعنی جو واقعی میں جن کو پڑھایا جا رہا ہے یا جو پڑھ پا رہے ہیں۔ باقی جتنے آپ کہہ لیجئے اسکول کالجز ہیں وہ یا یونیورسٹیز ہیں، وہ صرف اور صرف ایسے اسٹوڈنٹس بنا رہے ہیں جو آپ کو یو کے میں نظر آیا تھا، جس سے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ڈگری لینے تو گئے تھے لیکن وہاں جا کے وہ لبیک والوں کے یعنی ٹی ایل پی والوں کے نعرے لگا رہا تھا۔ اس قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پاکستان کریٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد خیال یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے لوگوں کو لوگ یورپ کے لیے ویزا دے دیں گے، لوگ گلف کے لیے ویزا دے دیں گے، ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہو جائے گی پاکستانی اسٹوڈنٹس کی۔ یعنی یہ بے وقوفی کی وہ سٹیج ہے جہاں سے میرا خیال ہے کہ اب ہم واپس نہیں آنا چاہتے، اور نہ ہی ہم واپس آ سکتے ہیں۔ اس وقت جو حالت ہے پاکستان کی، جن لوگوں نے پاکستان بنایا تھا یا جن لوگوں کو بہت شوق تھا پاکستان بنانے کا، جنہوں نے پاکستان کریٹ کیا، جس میں احمدیاز بھی ہیں، جس میں بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہیں، اور جس میں مہاجر بھی ہیں،
उनको इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल कोई भी इम्पोर्टेंस उनकी नहीं है। महाजिर के साथ, हाँ महाजिर जो है उनके साथ कम से कम इतना जरूर है कि इनको मारने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ कि इनको कह दें कि जी इनको भी अहमदियास की तरह इनकी भी गर्दन उड़ा दें या इनका घर जला दें या इनकी दुकानें जला दें, इनको मारे पीटे, इनकी कब्रें तोड़ दें, ये सब तो नहीं हो रहा। लेकिन बाकी सब जो है वो तो उसी तरीके से है कि अभी तक ये महाजिर ही हैं, अभी तक ये अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक ये कह रहे हैं कि जी हमें मानो। एक तो छोटी छोटी सी पॉलिटिकल पार्टीज बन गई हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट टाइम टू टाइम अपने लिए इस्तेमाल करती है। जिस वक्त कोई गवर्नमेंट लानी होती है, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी हो या फिर PMLN हो, इनको कहा जाता है कि आप जाइए और जाकर ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, और ये ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके साथ ही वो कोलिशन की गवर्नमेंट, यानी कि एक पाया किसी का, एक टांग किसी की कुर्सी की, दूसरी टांग किसी की, चौथी किसी की, इस तरह से करके ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये मिला दी जाती हैं और एक गवर्नमेंट जो है वो खड़ी कर दी जाती है। उसके बाद जिस वक्त इन गवर्नमेंट्स को गिराना होता है, जिस वक्त ये गवर्नमेंट को हटाना होता है, एस्टेब्लिशमेंट कहती है बस जी बहुत हो गया, दो ढाई साल तुम लोगों की शक्लें देख ली, अब तुम लोग निकलो फूटो। उस वक्त यही छोटी पार्टीज जिसमें कि MQM भी शामिल है, PMLQ भी है और कई दूसरी पार्टीज हैं, आप देखें वो सबसे पहले निकलना शुरू करते हैं। सबसे पहले MQM वाले आते हैं, वो गवर्नमेंट से कहते हैं जी हमारा हक नहीं मिला, हमें आपसे बड़ी शिकायत है जी, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया। और ये कहकर उससे पहले जो 2 ढाई 3 साल उन लोगों ने खूब पैसा बनाया होता है, अय्याशी की होती है, उस एक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रही हूँ, तमाम महाजर जो है उनकी बात नहीं कर रही। उनको फिर निकाल दिया जाता है, वो निकल जाते हैं गवर्नमेंट से और इस तरीके से एक एक करके बाकी छोटी पार्टीज भी निकल जाती हैं और गवर्नमेंट जो है वो अपने आप ही गिर जाती है। या फिर कह दिया जाता है कि जी हटा दिया गया है, जिसको जो वर्ड पसंद है वो इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बहरहाल मुहाजिर जो हैं वो जो हिंदुस्तान छोड़कर आए थे, अपने घर बार छोड़कर आए थे, जिसमें मेरे दादाजी भी शामिल थे जिन्होंने कि वाट लगा दी दादाजी जो मैंने कहा था, और उस पर बहुत मुझे क्रिटिसाइज किया गया, उस पर बड़ा मुझे पाकिस्तानियों ने भी बड़ी कहना चाहिए गालियां निकाली कि शर्म नहीं आती तुमको, तुम इस तरह की बातें करते हो। तो जी शर्म, मुझे नहीं पता शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात करते हुए कि पाकिस्तान आप लोगों को चलाना नहीं आया, पाकिस्तान आपने बना तो लिया, लेकिन पाकिस्तान का जो हाल है वो सबके सामने है। हमारे लोगों को लोग वीजा नहीं देते, हमारे लोगों को लोग भिखारी कहते हैं, हमारे लोगों को गल्फ वाले जिनको हम अपना माई बाप मानते हैं, वो सऊदी अरब और वो UAE और वो बाकी की कंट्रीज जो है वो कहते हैं जी ये भिखारी हमारे यहाँ मत भेजो। अब इसके ऊपर मुझे नहीं पता कि मुझे प्राउड होना चाहिए और मुझे कहना चाहिए कि जी बहुत जबरदस्त बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो अगर ऐसा कहना है तो मुझे बता दीजिए। लेकिन बात सारी है, पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ी इन लोगों को, यानी कि काम ना करना, बैठे रहना और यहाँ वहां से पैसा मांगना जो है, मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए कि काम करते हैं तो इतनी मेहनत शायद नहीं लगती जितना कि किसी कंट्री को, कभी वर्ल्ड बैंक को, कभी IMF को, कभी किसी को ये यकीन दिलाना कि आप हमें जो है 26वीं बार भी अपने प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, आप जी हमारी जमीन इस्तेमाल कीजिए और जाकर किसी भी दूसरी कंट्री में अटैक करते रहिए। ये सब कुछ करने के लिए मेरा ख्याल है बहुत एफर्ट लगती है, बहुत यकीन दिलाना पड़ता है कि हमारा खून सफेद हो चुका है, हमारे अंदर जरा सी भी शर्म गैरत नहीं रह गई है। इस बात को मान जाइए कि हमें बैठे बैठे खाने की आदत है, हमें पैसा दे दीजिए। ये चीज जो है ये यकीनन इसमें बहुत एफर्ट लगती होगी, और वो एफर्ट हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे पॉलिटिशियंस और हमारे सारे भाई लोग जो हैं ये करते रहते हैं, और इसी वजह से इन्होंने पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है। और इस वक्त जो है वो महाजिर कौमी मूवमेंट जो है वो जो कल्चरल डे मना रही है, मुझे फिर वही सवाल मैं करूंगी जो मैंने शो के शुरू में किया था कि वो आपने डे तो मना लिया या मना रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि वो कौन से खाने हैं, वो कौन सी डिशेज हैं जो महाजिर कौमी मोमेंट जो है या महाजिर कल्चरल डे के लिए आपने बताए, वो कौन से ड्रेसेस हैं जो महाजिर पहनते हैं या पहनने चाहिए उनको, और वो कौन से तौर तरीके हैं जो के महाजिर जो है उनको फॉलो करने चाहिए या वो फॉलो करते हैं। और अगर वो तमाम तरीके, वो तमाम ड्रेसेस, खाने पीने के तरीका, बात करने का तरीका, ड्रेसअप होने का तरीका, अगर वो सब कुछ वही है जो हम हिंदुस्तान में किया करते थे, तो भैया यहाँ आने की जरूरत क्या थी, वहीं बैठे रहते ना, क्या बुरा था। लेकिन बहरहाल अब जो हो गया सो हो गया। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
फिर मिलेंगे। थैंक यू।